नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसे अफ़गानिस्तान की अहमियत कहिए या पाकिस्तान की सियासत में कुछ ना होना कहिए कि तमाम निगाहें जो हैं इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के अंदर बदलती हुई सूरत हाल पर मरकूज़ हैं, जहां अमरीकी तो ये कह रहे हैं कि हम काबुल एयरपोर्ट को एक मुकर्ररा स्केड्यूल यानी 31 अगस्त से पहले खाली कर देना चाहते हैं, लेकिन नेटो के एलाइज़ जो हैं ख़ास करके बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का ख्याल है कि इस एयरपोर्ट पे, काबुल एयरपोर्ट पे एक चीज़ को डिले किया जाए, उसे एक्सटेंड किया जाए ताकि एवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है उसे मुकम्मल किया जा सके। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे अफ़गान तालिबान का शदीद रद्द-ए-अमल है। उनका ये कहना है कि ये उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज भी निकल सकते हैं। बज़ाहिर देखने में बात बड़ी सादा लगती है कि अमरीकी इत्तेहादी काबुल एयरपोर्ट पे अपने स्टे को बढ़ाना चाहते हैं ताकि एवैक्यूएशन इनखला का अमल पूरा हो सके, लेकिन एक चीज़ और भी ऐसी चल रही है जिस वजह से तालिबान की बेचैनी समझ में आती है। उस चीज़ का ताल्लुक काबुल से कुछ फासले पे पंशेर वैली से है, जहां अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो हैं उन्होंने एक नेशनल रेजिस्टेंस का आगाज़ कर रखा है और अमर साले जो हैं वो उन्हें उनसे जा मिले हैं। देखने में ये भी लगता है कि शायद ये रेजिस्टेंस कोई इतनी अहम नहीं है और अहमद शाह मसूद के साहिबजादे खुद तालिबान से बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान के सैकड़ों बल्कि हज़ारों जो जंगजू हैं उन्होंने इस वक्त पंशेर वैली का मुहासरा कर रखा है और वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल निकले। तशवीश ये भी है कि मगरब के ज़राए इब्लाग जो हैं वो पंशेर वैली की इस रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। कुछ पंशेर वैली के फैक्ट्स भी आपके सामने रखता चला जाऊँ, प्रोड्यूसर सब स्क्रीन पर दिखाते जाएंगे। पंशेर वैली वादी पंशेर अफ़गान हुकूमत काबुल से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल में हिंदू कुश के पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। वादी पंशेर को अफ़गानिस्तान में एक मुज़ाहमती मरकज़ के तौर पर पहचाना जाता है। पंशेर एक तंग, एक पतली सी वादी है जिसमें जाने और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसी वजह से वादी पंशेर को अफ़गानिस्तान की गुज़श्ता 40 बरस की तारीख़ में नाकाबिल तस्खीर समझा जाता रहा। अहमद शाह मसूद यहीं से मुज़ाहमत की सरबराही करते रहे। जब सोवियत इन्वेजन थी, सोवियत ऑक्यूपेशन थी, तब भी पंशेर वैली पे रूसी अफवाज का कब्ज़ा ना हो सका और उसके बाद जब सिविल वॉर हुई तो भी ये ऑटोनमस रही और फिर उसके बाद जब काबुल पे हुकूमत हो गई तालिबान की 1996 से 2000, उसमें भी पंशेर वैली की अपनी रेजिस्टेंस जो है वो सामने रही और अहमद शाह मसूद की हलाकत जो है वो 9/11 से 2 या 3 दिन पहले पंशेर वैली में हुई, जब एक मीडिया टीम, एक अरब टीम ने एक कैमरे के ज़रिए उनको असैसिनेट किया, उनके ऊपर हमला किया गया, जहां उनकी हलाकत हुई। और यूँ अफ़गानिस्तान की रेजिस्टेंस की तारीख़ में अहमद शाह मसूद का एक बड़ा नाम है, उनकी एक बड़ी पहचान है। अब पंशेर वैली की रेजिस्टेंस कितना बड़ा चैलेंज होगा मगरब एयरपोर्ट के इनखला को डिले करने में, क्या वाकई इतना सादा मामला है या इसकी कोई पेचीदगी है? इन तमाम इश्यूज़ से हम बात का आगाज़ करेंगे और इससे दर्जनों इश्यूज़ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब, मेरे साथ होंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी मेरे साथ हैं। इसी तरह पाकिस्तान के नोटेड ऑथर और एनालिस्ट जनाब जाहिद हुसैन साहब भी मुझे इस डिस्कशन में शामिल मेरे साथ हो सकेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मैं अगर आपसे शुरू करूं कि मामला थोड़ा सा फ़ौजी नोयत का है, अस्करी नोयत का है, डिफेंस रिलेटेड मैटर है, मगर भी ज़राए अबलाग पंशेर वैली की रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अफ़गान तालिबान भी इसको संजीदगी से ले रहे हैं। आपने बयानात भी सुने होंगे सुहेल शाहीन के, अफ़गान तर्जमान के, कि वो कह रहे हैं कि हम इसका हल भी चाहते हैं, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बड़ी तादाद में तालिबान जंगजू जो हैं वो पंशेर वैली के आगे पीछे पहुंच चुके हैं। कितनी अहमियत है इस पूरी चीज़ की इस वक्त? देखिए, अगर आज से 5 साल पहले कोई बात करता या साल पहले या 6 महीने पहले बात करता तो शायद वेस्ट का जो बात हो रही है इंसान उसको समझ सकता है। लेकिन जब से तालिबान ने मूव किया है और इनकी मूवमेंट देखिए पहले नॉर्थ में थी सबसे ज़्यादा, उसी की वजह थी ख़ास तौर पे क्योंकि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन इलाक़ों से उन्होंने सबसे पहले ब्लॉकेड लगाए हैं इसमें। क्योंकि जब 80 की दहाई में रेजिस्टेंस हो रहा था और अहमद शाह मसूद जो पाकिस्तान से तबीयत याफ्ता थे वहाँ पे मौजूद थे, उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी यहाँ से। अब वो रास्ते ब्लॉक करने के बाद तालिबान ने इन काइंड ऑफ अ लूज सीज कर रखा था पंशेर को। अब जब अमर साले वहाँ पे गए हैं जो कि अशरफ गनी के साथी रहे हैं, उनके कुछ साथियों ने मिलके
कुछ वहाँ पे अहमद मसूद के जो साहबजादे हैं उनके साथ मिलके कोशिश की है रेजिस्टेंस की। इसमें दो बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं उनके। एक तो ये है कि तालिबान ने बड़े आराम सब कुछ कंट्रोल करने के बाद उस तरफ रुख किया है और बातचीत से आगाज़ किया था इस चीज़ का सबका, लेकिन शायद अमर सालेह को ये यकीन था कि उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी थी कि काबुल से अमेरिका ने उनका असला पहुँचाया है और रिपोर्ट ये भी थी कि ताजिकिस्तान से कुछ जहाज़ असला वगैरह लेकर पहुँचे हैं वहाँ पर। कोशिश ये है कि अफगानिस्तान ऑन द बॉयल रहे और यहाँ से जिस तरीके से पहले था तालिबान को यहाँ बहुत मार भी पड़ी थी, अगर आपको याद हो। यहीं से तालिबान का रिट्रीट भी एक्चुअली यहीं से शुरू हुआ था। तालिबान इसी को समझ रहे थे। अब तालिबान ने कोशिश करके कुछ तो पहाड़ियों पर कब्जा भी कर लिया हुआ उन्होंने, जो रिपोर्ट्स हैं जो भी लेटेस्ट, और वो जो वादी जो सेल्फ है जो वैली उसमें भी दाखिल नहीं हो रहे। बातचीत भी जारी है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पंशेरी जो एल्डर्स हैं जो अमर सालेह के इतने ज्यादा फेवर में नहीं है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन है, क्या वंस एंड फॉर ऑल पंशेर वैली का कहानी खत्म होने वाली है? पंशेर वैली जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा गया, वंस एंड फॉर ऑल इसकी अब ये कहानी लिपटने वाली है? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मे बी वीक 10 डेज और ये लिपट ही जाएगी, क्योंकि तालिबान अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म की चीज़। वो तो इनको अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, लेकिन अमर सालेह वाइस प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर की एक पोस्ट भी लेना चाहते हैं, तो ये सब कुछ तो तालिबान को मंजूर नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि पंशेर ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं होगा। मुझे एक ब्रेक ले लीजिए, मैं चौधरी साहब, अच्छी मैं सर एक ब्रेक ले लूँ। एजाज अहमद चौधरी साहब और जाहिद हुसैन साहब की तरफ मैं आना चाहूँगा। वो ब्रेक लूँ और फिर मैं आता हूँ एजाज अहमद चौधरी साहब से और इसके लार्जर कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं चलना चाहूँगा एजाज अहमद चौधरी साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले एजाज अहमद चौधरी साहब एक कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ कि अब से कोई तकरीबन आधा घंटा पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, जिनको अब दुनिया ने पहली दफ़ा उनका चेहरा देखा है, अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्समैन हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड की उसके चंद नुक्ते और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की CIA के डायरेक्टर के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, उसकी उन्होंने तरदीद कर दी। लेकिन उन्होंने जो दिलचस्प बात की, जो पाकिस्तान में समझा जा रहा था कि ऐसा है, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि अलकायदा या TTP के हवाले से किसी सह रुकनी कमेटी की तश्कील का मुझे इल्म नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में एक आम तासुर था, हमारी कम अज़ कम खबर इतला यही थी और ये अखबारात में छपी भी है और सभी को पता भी था कि तालिबान ने एक कमेटी कायम की है 3 मेंबरों की, मुल्ला हैबत ज़ई ने, जिसका जो TTP के मामले को देखेगी। लेकिन अब मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि ऐसी किसी कमेटी की तश्कील जो है वो उनके इल्म में नहीं। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। वो बार बार दोहराते रहे। तहम उन्होंने भी कहा कि उनके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ़ किया जा रहा है कि शायद हम भारत के ख़िलाफ़ है, उसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि कोई मसला है तो सफ़ारती ज़राए से उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो हैं वो भी उन्हें एक्सेप्ट करें। कुछ और भी पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंशेर का मसला हल होने के करीब है। अब एजाज अहमद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मगरबी ज़राए इब्लाग पंशेर के इशू को खासा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। कल तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा कहा कि 300 अफगान जो हैं तालिबान मारे गए हैं पंशेर की लड़ाई के अंदर। आपको क्या समझ आ रही है कि ये पंशेर उसी तरह से हफ्ते 10 दिन में हल हो जाएगा जिस तरह से जनरल मुस्तफ़ा ने एनालिसिस दिया है, या आप समझते हैं कि इसको बिल्ड अपॉन करने की कोशिश की जाएगी? बिल्ड अपॉन करने की कोशिश शायद कामयाब ना हो। हमने तो जो भी देखा है कि पूरे मुल्क में जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे तो अवाम की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। मैं तो अपने घर में बात हो रही थी तो इवन हमारे बच्चे ने ये कहा कि वाकई किसी जगह पे भी, किसी शहर में भी इनके खिलाफ जल्द से जुलूस नहीं निकले। तो मैं नहीं समझता कि अवाम की हमायत के बगैर पंशेर के ये चंद लोग हैं, ये सिर्फ अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये कर सकें, तो कामयाबी तो मुझे होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो आप मगरिब का उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो दुरुस्त है। मेरे ख्याल में इसको 3 बड़े चैलेंज, आपने लार्जर पिक्चर की बात की, 3 बड़े चैलेंज हैं जो तालिबान के लिए भी हैं और मैं समझता हूँ कि बाय एक्सटेंशन पाकिस्तान के लिए भी हैं। एक तो ये है कि क्या तालिबान की मौजूदा हुकूमत जो है वो पायदार साबित होगी, वो क्योंकि उससे जुड़ा है हमारा अमन और उससे जुड़ा है हमारा मगरबी बॉर्डर, तो ये सवाल अहम है।
दूसरा ये देखना होगा कि मगरिब की जो मुखासमत है उनके लिए, जो एनिमिटी है और वो बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या ये निपट पाएंगे और क्या ये गवर्नेंस दे सकेंगे? क्योंकि अगर ये नहीं दे सकेंगे तो क्योस आएगा, क्योस के नतीजे में ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज दोबारा पैदा होंगे। और तीसरी चीज़ है इक्तिसादी पहलू इसका। तो ये जो तीनों जो शोबे हैं ये आपकी लार्जर पिक्चर को डिफाइन करेंगे। आप इस वक्त दरमियान वाली आप बात कर रहे हैं कि मगरिब जो है वो इनके खिलाफ शुरू से है, लेकिन आपने भी जॉन बोल्टन का भी आर्टिकल देखा, इस किस्म के जो वहाँ पे हॉक्स हैं रिपब्लिकन्स के, वो बहुत ही पाकिस्तान के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं। तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में ये तवक्को करनी पड़ेगी कि तवक्को होगी कि ये मगरिब की तरफ से दबाव बढ़ेगा। तो इसलिए तालिबान का जो कंडक्ट है वो अपनी हुकूमत को कैसे सेटल करते हैं, अभी तक तो बड़ी जिम्मेदारी, दानिश और जीरकपन से कर रहे हैं, समझ से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से मगरिब के जो वार हैं वो शायद कामयाब अभी ना हो सकें, लेकिन मगरबी तमाम ममालिक जो हैं वो तालिबान लेकिन थोड़ा सा इससे पहले कि मैं जाहिद हुसैन साहब की तरफ जाऊं, मैं थोड़ा सा इसकी नुक्ते की वजाहत करने, आपने कहा कि क्या वो इक़्तिदार उनका मुस्तहकम हो पाएगा, क्या ये पायदार होगी हुकूमत, लेकिन फिर आपने कहा कि मगरिब की एक मुखासमत भी है, एक उनकी रेजिस्टेंस भी है। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैं अपने हर प्रोग्राम में बात उठाता हूँ, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नहीं जी उनके पास अपना एक टैक्सेशन सिस्टम है तालिबान के पास, उनके पास पैसे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन इससे पिछला जो रजीम यहाँ से फारिग हुआ अशरफ गनी का, उसका तो खर्चा 30 से 40 बिलियन डॉलर के दरमियान उसको मदद मिल रही थी। तो ज़ाहिर है अभी इन लोगों ने अगले चंद दिनों में तनख्वाहें मिली है नर्सों की, डॉक्टरों की, स्कूल टीचर्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस तो एकदम ही खड़ा हो सकता है अगर कहीं से पैसे नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली। टेक्निकल गवर्नेंस विच मीन्स कि एक्सपर्टीज मुल्क से अगर चली जाए तो वो कैसे चलाएंगे मामलात को, और दूसरी फाइनेंशियल वायबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अहम होगा मौका तालिबान के लिए कि वो अमेरिका से और दूसरों से एंगेज रहें। वो उनको मदद करें ना करें, लेकिन वो उस रास्तों की को रोके मत जो ये चीन और रूस और पाकिस्तान के रास्ते के जरिए उनको मिल सकते हैं। तो ये बड़ा ही इनके लिए एक इम्तिहान है, कठिन इम्तिहान है। ठीक है, अभी फिलहाल तो उनको ये है कि भाई ये लोग काबुल से चले जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो पुरानी माजी की कुछ रिकॉर्ड तो ऐसा है कि कई बार मामला लटक जाते हैं तो फिर वो जाएंगे ही नहीं। तो इस वजह से वो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं शिद्दत से कि वो निकल जाएं यहाँ से। लेकिन मेरा ख्याल में उनको एंगेज रहना पड़ेगा अमेरिका के साथ, मगरब के साथ, क्योंकि वो उनके लिए, उनकी अपनी बका के लिए, अपनी हुकूमत के लिए ज़रूरी है। जी अच्छा, अब जरा रुके यहाँ पे। जाहिद हुसैन साहब, आप एक नोटेड ऑथर हैं, आपने मगरबी ज़राए ब्लॉग के लिए लिखा भी है, आप ज़ाहिर है बात भी करते हैं, आपका एक इंटरेक्शन होता है। ये इस वक्त जो एक मुखासमत है मगरब की और जो तालिबान की ज़रूरियात हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की, पैसों की भी, फिर ये एयरपोर्ट की एवैक्यूएशन का भी झगड़ा चल रहा है कि 31 अगस्त से पहले तालिबान ने वार्न किया है कि उनको खाली कर देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ये मामला अमेरिका के साथ सेटल हो जाएंगे तालिबान के, एक चीज़ चल पड़ेगी स्मूथिंग की, या ये झगड़ा बढ़ता जाएगा? एक बात थोड़ी सी मैं तस्दीक करना चाहूँगा। आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की, मैंने भी पूरी सुनी थी। उसने इस बात से इनकार नहीं किया है कि CIA के डायरेक्टर वहाँ पे आया, सिर्फ उन्होंने कहा था मेरे इल्म में नहीं है। तो मतलब ये है कि उसमें एक उसका ये नहीं आया था कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसमें इसलिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझने के बाद देखें। ये बात सही है कि तालिबान ने जिस तरह से पूरे जो है उनका कब्जा हो गया बगैर रेजिस्टेंस के, ये एक बड़ी बात थी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल रही थी उसमें जो है जिस तरह से तालिबान का, क्योंकि दूसरे जो है और गनी की गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई थी। उनका बहुत अरसे से, एक लिहाज से देखा जाए अभी की बात नहीं है, अरसे दराज से जो है उनका जो एक गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होता है बहुत से इलाकों में ना होने के बराबर था। तो इसमें ये बात जो है तालिबान के लिए एक आसानी तो थी कि उन्होंने एक पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया है। इस वक्त तक हमें कोई उस तरह की सामने नज़र नहीं आती मुखासमत, ये रेजिस्टेंस। बट लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी जो समझने की है, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कब्जा करना आसान होता है, लेकिन गवर्नेंस के किसी इस किस्म के मुल्क को, इस खास तौर पर मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ,
उसको इसकी गवर्नेंस जो है देना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पे जिन हालात में अफगानिस्तान रहा है पिछले 20 साल में, तो खैर अमेरिका की चलती रही है, उससे पहले जो है तकरीबन 40 साल से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक क्राइसिस में, एक कॉन्फ्लिक्ट में है, और उसकी वजह से इदारे ना होने के बराबर होते हैं। अब ये है कि इसमें असल जो चैलेंज, अच्छा उसमें बहुत सारे तजादात भी बन के आते हैं जो कि हमें नज़र आता है। ये क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जो है एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके अपने तजाद हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। फिर एक और बात भी थोड़ी सी समझने की बात यह है कि इस दौरान में अफगानिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियां आई। देखें, कोई भी मुल्क जो है सोशल चेंज इतना नहीं होता है कि उसी जगह खड़ा होता है जो कि आज से 20 साल थे। वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की, एजुकेटेड लोगों की भी है, उनके अपने एक्सपेक्टेशन दूसरे हैं। तो अब तालिबान का असल इम्तहान जो है उस पर आएगा कि किस तरह से ये तमाम चीज़ों को करें। एक तरफ तो सबसे बड़ी बुनियादी है माशियात, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन अमेरिका के साथ क्या मामला सुधरते नजर आते हैं आपको, ये खराब होते नजर आते हैं अमेरिका के साथ? देखिए, एक और भी थोड़ा सा देख लें, अमेरिका ने इनसे बातचीत के जरिए यहाँ से निकले, मतलब सबसे बड़ी बुनियाद थी लड़ाई के जरिए, बाद में नहीं। 18 महीने तक उनकी दोहा में निगोशिएशन चलती रही, जिसके बाद जो है उन्होंने अपनी इनखला की है। और अमेरिका के अंदर बहुत अरसे से यहाँ पे कोई इस किस्म की नहीं थी कि जंग को जारी रख सके, और उनके लिए जो है एक मजबूरी भी थी, और इसके अलावा कोई भी नहीं चाहता है कि वहाँ पे बरकरार अफगानिस्तान में मौजूद रह जाए। लेकिन इसमें ये बात ये कहना है कि लेकिन ये तालिबान के भी एक मसला है और अमेरिकन के भी मसला है। तालिबान के लिए ये है कि हमें साफ पता चलता है कि जो इससे पहले जो गनी हुकूमत थी उसके 90% जो अखराजात थे, मैं उसकी मिलिट्री अखराजात की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो है वो 90% जो है फॉरेन एड के जरिए पूरी होती थी। इस वक्त जो है अफगानिस्तान की माशियत जो है सबको पता है क्या सूरत हाल है। कोई ऐसी कोई खुफिया चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए कहें कि तालिबान अपने अखराजात पूरे कर सकेंगे। उनको ज़रूरत होगी कोऑपरेशन की, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, उनको ज़रूरत होगी कि एक लेजिटिमेसी की, उनको ज़रूरत होगी कि मुल्क उनको तस्लीम करें ताकि वो जो है इन चीज़ों को कम से कम इमदाद भी आ सके और वहाँ से उनका ताउन भी हासिल हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आता है जो कि इसलिए अब तक हम देखा है कि तालिबान ने एक प्रैग्मेटिज्म भी दिखाई है। उनको जो है ये तालिबान की क़यादत जो है उससे बहुत मुख्तलिफ हमें नज़र आती है जो कि पहले की थी, मुल्ला उमर की थी। इनको पता है कि इंटरनेशनल जो है वो किस तरह से सिस्टम काम करते हैं, तभी उन्होंने मुज़ाकरात भी किए थे। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि इस दौरान में चीन, रूस और दूसरे ममालिक के साथ, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात उन्होंने बढ़ाए हैं, जिसके ज़ाहिर होता है कि उनको अंदाज़ा है कि किस तरह से इस दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रहा जा सकता है। जहाँ तक अमेरिका ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। अच्छा, अब जो आपने मुझे ज़रा जलाल साहब की तरफ आने दीजिए। हाँ, मुझे ज़रा जलाल साहब की तरफ आने दीजिए। जलाल साहब, जाहिद साहब ने जो एक दुरुस्तगी की है, उन्होंने करेक्शन की, उन्होंने कहा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और CIA के डायरेक्टर की मुलाकात की तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। एक और भी चीज़ का उन्होंने कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें ये कम अज़ कम अंदाज़ा था, ये पता चला था ख़ास से बहुत से लोगों को कि एक मुल्ला हैबत ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो देखेगी TTP के मामलात को। उन्होंने TTP के हवाले से स्टेटमेंट ज़रूर दी हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन उस तरह से खुल के अफ़गान तालिबान TTP के हवाले पे सामने नहीं आ रहे जिस तरह से पाकिस्तान के लोग और इदारे और हम लोग और मीडिया एक्सपेक्ट करता है कि वो एक पोजीशन लेंगे। वो इसकी क्या वजह समझ आ रही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सारी दुनिया की तरह हमें बहुत जल्दी है। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आए हैं तो ये हफ्ते 10 दिन में सब कुछ निज़ाम को सेट कर दें और हर चीज़ का जवाब दें और ठीक जवाब दें, हर वो काम करें जो हम चाहते हैं उनसे। ये तो ऐसे नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, नंबर 1। नंबर 2, एज ऑफ नाउ उनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। उनके TTP का चैलेंज उनको है, और ये तो क्लैरिफाई कर दिया है पाकिस्तान को कि भाई हम इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे आपके ख़िलाफ़। लेकिन TTP के ख़िलाफ़ मेरा अपना ख्याल ये है, और ये जो डिनाइल नहीं आया इस तरीके से ओपनली कि कुछ हुआ है, इस बातचीत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से ही इंसिस्ट कर रहा था ये, और उस पर तो कोई ना कोई प्रेशर डेफिनेटली हुई होगी इसमें, और कोई ना कोई बात हुई है बिहाइंड द सीन, सामने नहीं आ रही। और ये डेफिनेट है क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये जो पाकिस्तान को तंग करते रहे हैं, 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए, बेहिसाब नुकसान हुआ, वो लोग काफिले किरदार तक पहुँचे, ताकि पाकिस्तान के अवाम को भी पता चले। जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम में मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया है तालिबान का टेको जो है, तालिबान भी इस चीज़ को समझते हैं। दूसरा,
तालिबान की जो आप देखिए जिस तरीके से भी जाहिद साहब बात कर रहे थे, वो बड़े समझ के चल रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि CIA के डायरेक्टर जरूर मिले हैं उनसे। उनके बहुत सारी चीजें तय करनी है। अमेरिका ने टू स्टार्ट विद इमीडिएटली उनकी जो एसेट्स थे वो फ्रीज कर दिए थे तालिबान को एक अंदर उस प्रेशर रखने के लिए। और ये जो भी एयरपोर्ट का जो तनाज़ा चल निकला है, इसमें यह भी शामिल है कि अमेरिका उनके एसेट्स को रिलीज कब करेगा और किन कंडीशन में CIA के डायरेक्टर के साथ वो मुलाकात है, इसकी अहमियत क्या बनती है मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में? CIA के डायरेक्टर के साथ मुलाकात की अहमियत क्या बनती? बहुत बहुत बड़ी अहमियत। अगर तो मुलाकात हुई है तो दो चीजें हैं कि जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है इसको वो स्मूथ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने लोगों को तकरीबन कोई लाख के करीब लोग हैं जिनको बाहर निकालना चाहते हैं या जो निकलना चाहते हैं, उनमें कोई अखवान है जो इनके साथ काम करते रहे हैं, कुछ अखवान ऐसी हैं जो समझते हैं कि यहाँ से निकले तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दुआ से दाएं बाएं से, वो बहुत हौसला शिकन है और तालिबान भी बार बार बात कर रहे हैं। एक तो ये तय किया हो गया उनसे। दूसरा ये है कि तालिबान का जो भारत के साथ देखिए जो बयान आया है कि भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ये एक उसका एक नतीजा ये भी है। और तीसरा ये भी है कि तालिबान के साथ वो तय करना चाहते हैं कि किस हद तक वो अमेरिका को यहाँ पर जो स्पेस अमेरिका को भी चाहिए, अमेरिका भी पूरे इसको खाली करके नहीं जाएगा। अमेरिका ट्रुप्स तो लेके जा रहा है लेकिन अपना एक असर रसूख तो यहाँ पे रखेगा, पैसे भी उसमें अमेरिकन चलेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ अमेरिकन सिस्टम यहाँ पे वो रखना चाहेंगे इसको, वो भी बात हो रही है। और एक चीज़ जो NDS के हेडक्वार्टर से जो मालूमात मिली हैं तालिबान को, अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि वो पब्लिक हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान इंटरनेशनली सबको होगा, ख़ासतौर पे भारत को और ख़ासतौर पे अमेरिका को। वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रा रुकें यहीं पे, मुझे आने दीजिए एजाज चौधरी साहब की तरफ। एजाज साहब, ये हमारे जो ज़राए सोर्सेज हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग्स होती हैं या मुलाकातें होती हैं फॉरेन ऑफिस के सोर्सेज से, वहाँ से तो हमें बड़ा कैटेगोरिकली ये पता चला था कि मुल्ला अहमद ने, अफगान तालिबान ने कहा है कि उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है TTP के मामले को देखने के लिए, और TTP के लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग वापस जाएं, सुलह करें पाकिस्तान के साथ। और सच्ची बात भी यही है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को TTP ने इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान ने, भारत ने इस्तेमाल किया। तो अभी जो हमें ये सिग्नल मिल रहे हैं ये थोड़े मिक्सड हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैटेगोरिकली कहें कि जी हमने एक कमेटी बना दी है, वो इसको देख रही है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। वो बड़े बड़े मुबहम किस्म के वहाँ से इस पर हमें इशारे मिल रहे हैं। मैं अगर आप इजाजत दें तो जाहिद हुसैन साहब ने एक बात कही थी, मैं वो थोड़ा उसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। उन्होंने दुरुस्त फरमाया था कि अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत है वो बैरूनी इमदाद के जरिए 90% तक चल रही थी। ये सही है, लेकिन क्या तालिबान को वो इमदाद मिलेगी? मैं नहीं समझता कि ना वो इमदाद मिलेगी, ना इनको वो धोखा करनी होगी, ना ये उस किस्म की ऐशो इशरत वाली जिंदगी और करप्शन से भरपूर जिंदगी ये अडॉप्ट करेंगे जिसमें वेस्ट का सारा पैसा जो है साइफन ऑफ हो रहा था। इसलिए ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत होगा जिसमें वेस्ट की इमदाद जो है वो ना होने के बराबर होगी। इसमें ज्यादा इनका रुझान होगा, अगर होना चाहिए, वो है पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ तजारत, हमसायों के साथ तजारत, चीन की तरफ से सरमायाकारी और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एनर्जी के फ्लो के लिए ट्रांजिट। ये वो हैं जराए जिनके जरिए अब ये पैसे कमा सकते हैं। अगर किसी ने इनको ये तदबीर देने की कोशिश की कि मगरिब आपको दोबारा इमदाद देगा, मैं नहीं समझता वो देगा, और मैं नहीं समझता कि इनको उस तरफ जाना चाहिए। आपका जो सवाल था TTP के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। हमारी जो रेड लाइन है फ्रैंकली वो TTP है। उन्होंने हमारे साथ जो कर चुके हैं दिसंबर 2014 में जब आर्मी स्कूल के बच्चों को किया था, वो कोई पाकिस्तानी, आज भी हम याद करते हैं, कोई बंदा नहीं भूल सकता, आंखें नम हो जाती। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ये जरूरी होगा कि पाकिस्तान मुसलसल याद कराता रहे, और मेरा ख्याल है करा रहा है। हुकूमत जो ना, मुझे बार बार ये इंदिए आते हैं कि हुकूमत जो है उनसे ये बात कर रही है और करते रहने चाहिए, लेकिन मैं नहीं रहे। हमें जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि खुल के पोजीशन नहीं ले रहे। अब मतलब जितनी पाकिस्तान से इमोशनल सपोर्ट है, खुल के पोजीशन नहीं ले रहे TTP के बारे में। मेरा ख्याल है जनरल साहब की बात सही है कि लेट्स नॉट हरी इट अप। इंडिकेशंस दे दिए आपने, और उसके बाद उनको जरा सेटल होने दें, एंड दे मस्ट रिस्पेक्ट योर रेड लाइन।
अच्छा, जो हिंदुस्तान से वो ताल्लुकात के ख़ां हैं और हिंदुस्तान से हमें दो किस्म की हिकमत अमली नज़र आ रही है। एक तो मसलसल ये कहा जा रहा है कि हमारे तालिबान के साथ राब्ते हैं, बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ से ये है कि उनका ज़राए अबलाग जो है वो उसमें जहर पे जहर उगल रहा है। अगर हिंदुस्तान के उस मीडिया के हिस्से को देखें जिसको वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझा जाता है कि उसके करीब है, तो वो जहर उगल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। क्या आपको समझ आ रही है कि किस किस्म का रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ कायम होता नजर आ रहा है तालिबान का? हिंदुस्तान में इस वक्त खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, क्योंकि मैंने खुद विवेक काटजू का साहब का देखा इंटरव्यू करण थापर के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे दानिश्वर उनको बार बार हिंदुस्तान की हुकूमत को ये समझा रहे थे कि तालिबान से रवाबित पैदा कर लें और वो ज़रूरी हैं। जो मेरी इतला है उनके थोड़े बहुत रवाबित इंटेलिजेंस की सतह पे हुए हैं और मेरा ख्याल है तालिबान भी चाहेंगे, लेकिन ये किसी सूरत नहीं होगा कि हिंदुस्तान तालिबान का दोस्त बन सके या तालिबान हिंदुस्तान के दोस्त बन सके। ये बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है और उनकी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल नहीं होंगे। ये हो सकता है न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन हॉस्टाइल कभी नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ उनका एक रिश्ता रहा है बड़ा अरसा, और हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती न्यूट्रल होने से क्या मतलब है? न्यूट्रल होने से मुराद ये है कि पे इल्जाम लगाती रही तालिबान का, तो न्यूट्रल ये हो सकता है कि वो ये चाहें कि हम अपने तमाम हमसायों के साथ और हमसायों के साथ भी ताल्लुकात को उस्तवार करें, जरा बड़ा करें। हमें भी इसमें जीरो सम गेम नहीं देखनी चाहिए। मेरा ख्याल में तालिबान जो है उनका पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक है वो रहेगा। ये न्यूट्रलिटी मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर वो ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ या तुर्की के साथ या और दूसरे मुल्कों के साथ, तो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को एतराज होना चाहिए। तालिबान की जितनी वसीउल बुनियाद बने ताल्लुकात बाहर की दुनिया के साथ, उतनी ही उनकी हुकूमत पायदार होगी, उतनी ही हमारे लिए भी आसानी होगी और स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होगा। ब्रेक मुझे लेने के साथ हैं मेरे गेस्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को वापस आते हैं, कंक्लूड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, 2-3 सवाल मुझे क्विकली आपसे समझने हैं, पूछने हैं। पंजशेर वैली को आपने डिसमिस कर दिया, आपने कहा कि कोई चांस नहीं। अगर आज से 4 महीने 5 महीने पहले की कोई बात होती तो फिर भी इसका कोई चांस था, लेकिन इस वक्त इसका कोई चांस जो है वो नहीं बनता। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो अहमद शाह मसूद के साहिबजादे हैं, अहमद मसूद, उनका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने ब्रिटेन की मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट से पढ़ा है और वॉर स्टडीज़ उन्होंने की हैं किंग्स कॉलेज लंदन में। अब अगर थोड़ा सा भी कोई कीन स्टूडेंट हो इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो आपको ये समझ आती है कि इसका मतलब है कि वो हेवीली इन्वेस्टेड हैं, यानी बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट ने उन पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको ट्रेन किया हुआ है। सो वो एक तरह का एसेट है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। आप समझते हैं कि ये एसेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या इसको आगे बढ़ाएंगे? क्विक मुझे आपका, यानी आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये शुरू से ये बात कहता आया हूँ, मेरा तजिया उससे गलत हो, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल रीजन है, इसको स्टेबल हो जाना और यहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाना, बिगेस्ट डिफीट हो सकता है। नंबर 2, ब्रिटेन का हिस्टोरिकली यहाँ पर लिंक रहा है और ये इलाके को ब्रिटेन की जो MI वगैरह है वो काफी अच्छी तरह समझते हैं। ये एसेट उनका है, लेकिन एसेट की जो वैल्यू उनका ख्याल ये है, मेरा अपना ख्याल है कि किसी भी तालिबान चाहते हैं कि कश्मीर का मसला एक दफा हल हो जाए, उसके बाद उनसे बैठ के बात करेंगे कि आपको कहाँ फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है। तालिबान भी चीज को समझते हैं। अच्छा अज़ाद साहब, यही सवाल आपके साथ है कि अमरुल्लाह साले जो हैं, अहमद मसूद तो कॉन्सिलेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम पीस भी चाहते हैं, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। मगरब से दबा के रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी लड़ाई की तैयारी है, सब कुछ है। लेकिन अमरुल्लाह साले जो हैं उनका फिर वो वहाँ पनाह लेके बैठे हैं, वो बड़े सख्त और तेज़ोतुन किस्म के बयान दे रहे हैं। ये क्या आपको क्या समझ आती है? अमरुल्लाह साले यहाँ से दौड़ जाएंगे, सरेंडर हो जाएगा, उनकी रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी, अहमद मसूद उनको बेट्रे कर देंगे, क्या होगा? असल तो बात यह है कि मेरे ख्याल जो दोनों इशारे मिल रहे हैं, अहमद शाह मसूद की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें एक और बात भी है कि रूल आउट नहीं कर रहे हैं मुज़ाकरात को। तो मेरे ख्याल ये है कि मुझे लगता है कि तालिबान भी चाहेंगे कि ये बजाय जंग के जो है वो कुछ बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा भी कहीं भी लड़ाई होगी इस किस्म की तो उसके असरात फैलते हैं। जहाँ तक पंजशीर का ताल्लुक है, थोड़ा सा वो सूरत हाल शायद उससे मुख्तलिफ है जो कि पहले हुआ करती थी। पहले जो है जब तालिबान के ज़माने में या उससे पहले भी
खासतौर पर तालिबान की जो लास्ट गवर्नमेंट थी उस ज़माने में ये सिर्फ पंजशेर का मामला नहीं था, वो बदख्शां जो उसके पड़ोस में है और दूसरे एक और जो सूबे हैं वहाँ पे भी इनका नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। तो इस लिहाज से जो है एक वो मिला हुआ था। लेकिन अब जो है इसकी जो पंजशेर के लिए सूरत हाल थोड़ी सी उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि बदख्शां इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और ये शुरू में ही कब्जे में आई थी। तो इस लिहाज से जो है इनके लिए वो मुश्किलात होंगी, वो आसानी नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी बात ये कि दुनिया भर में कोई रेजिस्टेंस जो है या इस किस्म की चीज़ें जो है वो बगैर किसी बैरूनी मदद के नहीं चलती, ये तो पक्की बात है, मतलब हम हर जगह देख चुके हैं। तो उसमें क्या इनके पास वो कोई इमदाद पहुंचेगी या पहुंचने के ज़राए हैं, वो भी बहुत अहमियत रखती है। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी मुल्क ये चाहेगा कि जो है उनकी इस तरह से मदद करे ताकि एक चीज़, मुझे लगता है कि ये चीज़ें रहेंगी, अभी कुछ दिन रहेगी, उसके बाद कोई ना कोई उसका हल निकल आएगा। अच्छा, अब जाहिद साहब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि आप चूंकि खुद इंटरनेशनल मीडिया के साथ आपका इंटरेक्शन है, ये मेरे हाथ में एक पीस है फॉरेन पॉलिसी का जो लिखा है लिन ओ डोनल ने, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर हैं किताबों के, व्हाट अ तालिबान गवर्नमेंट विल लुक लाइक। उसका जो सबटाइटल लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, अर्ली इंडिकेशन सजेस्ट अफगानिस्तान विल बी लेड बाय 12-man काउंसिल ऑफ क्रिमिनल्स, टेररिस्ट एंड द मोर प्लाइंट मेंबर्स ऑफ द फॉर्मर गवर्नमेंट। यानी आउटराइट कोई आदाब भी नहीं है यहाँ पे, ये फॉरेन पॉलिसी है। कोई छोटी मोटी वेबसाइट होती तो ठीक है, हम इसको नजरअंदाज कर देते। यानी उसको कहा है कि ये जो काउंसिल है ये क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पर मुश्तमिल है। ये जो एटीट्यूड है ये चेंज होगा? नहीं, मतलब ये कि देखें ना, ये तो आपको हर किस्म का मिलेगा, तो आपको हैरत की बात नहीं है। इस किस्म की सोच भी वाले हैं, बहुत सारे जो है जो इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आती हैं, अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हर शख्स के मुतालिक ये बात किया है कि क्यों लिख रहा है तो फिर तो बहुत ही वो हो जाएगी। ये जो है मेरा ख्याल शायद नॉन सीरियस किस्म का कोई आर्टिकल है और जिसकी कोई इतनी ज़्यादा वो भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबल प्रेस है उसमें इस किस्म का सबटाइटल तो कई दफ़ा पब्लिकेशन बनाती है, यानी ऑथर का हो सकता ना हो, सबटाइटल तो पब्लिकेशन बनाती, फॉरेन पॉलिसी की पब्लिकेशन। अच्छा, मैंने नहीं देखा कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। इसमें जो है सारी चीज़ों को एक शख्स की एक इनफरादी सोच हो सकती है जो कि गलत है, और उसमें जो है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कमेंट करने से भी है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि किसी को करेंगे। बात ये नहीं है, ये बात सही है कि बहुत बायस भी है और बहुत सारे लोग मतलब ये कि अपने इस किस्म के ख्याल, इससे ज़्यादा ख्यालात आपको मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें जो उस पर बात करनी चाहिए ज़्यादा, जो कि सूरत हाल बन के आई है। ठीक है। अच्छा, एजाज अहमद चौधरी साहब, आप तो एम्बेसडर रहे पाकिस्तान के वाशिंगटन में और आप एक थिंक टैंक को हेड करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद को, यूरोप में भी एम्बेसडर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एटीट्यूड है अमरीकी ज़राए इब्लाग का, इसमें कोई बतदरीज तब्दीली आ जाएगी किसी वजह से? ये कोई तरीका है कि इसमें तब्दीली आए कि अगर अफगान तालिबान जो है वो ख़वातीन को अपनी काउंसिल में ले आते हैं, ज़्यादा ख़वातीन नज़र आती हैं, उन्हें चेहरा कवर करने पर मजबूर नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन में नज़र आने लग जाती हैं, तो कोई तब्दीली हो जाएगी? नहीं आएगी जी, बहुत कम आएगी, लेकिन कुछ उनकी जो इंटेंसिटी है उसमें फर्क पड़ जाएगी। देखिए, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जख्म सहा है, बहुत बेइज्जती हुई है, बड़ी हजीमत हुई है, तो हर कोई जख्म चाट रहा है। तो इस वजह से ये तो होगा नहीं कि वो एक रैग टैग से हार गई इतनी बड़ी सुपर पावर, तो ये तो आपको सुनना पड़ेगा और इसीलिए बड़ी ही सख्त जबान इस्तेमाल करी। आपने जॉन बोल्टन का आर्टिकल देखा, उसमें तो पाकिस्तान के लिए भी वही दशनाम तराजी शुरू की। तो ये तो चलेगा, मैं तो बिल्कुल इसमें कमी होती नहीं देख रहा। हाँ, ये जरूर है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो हर्ट है तालिबान को, अगर ये थोड़े नॉर्मलाइज रखें अपने आप को और ये अपनी जो कमिटमेंट्स जो इन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें और जो आप फरमा रहे हैं चीज़ें वो करें, तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे और चीन और रूस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इनका मुकदमा लड़ना निस्बतन आसान होगा जो यूएन सैंक्शंस के हवाले से। अदरवाइज मैं वेस्ट की तरफ से तो बिल्कुल नहीं देख रहा कि किसी तौर से भी कोई कमी आएगी जी। अच्छा, एक सेकंड काउंटर क्वेश्चन बहुत क्विकली, वो ये है कि चूंकि आपका फॉरेन पॉलिसी भी 40 बरस से ज़्यादा का तजर्बा है, क्या ये अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि हिंदुस्तान के साथ भी अगर उनके बेहतर ताल्लुकात हों, जितनी ब्रॉड बेस्ड होंगे, जितना लेवरेज होगा उतना अच्छा होगा स्टेबिलिटी के लिए, हम सभी इस पर एग्री करते हैं। तो क्या
ये भी मुमकिन है कि अफगान तालिबान के जैसे वियतनाम के अमेरिका के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात हो गए 1975 के फॉल ऑफ साइगॉन के बाद, अफगान तालिबान भी बिल्कुल एक अमेरिकन किस्म की प्रॉक्सी बन जाए इस रीजन में, ये मुमकिन है? नॉट इन द नियर फ्यूचर, मे बी इन द लॉन्ग टर्म। जिस तरह वियतनाम को भी बड़ी देर लगी थी इस काम के लिए, और उसके लिए वियतनाम ने अपना पूरा तर्ज जिंदगी, आपको पता है कम्युनिस्ट हुकूमत थी और बिल्कुल टोटली कैपिटलिस्ट हो गए, तो वो बहुत कुछ बदलना होगा। तालिबान अभी उस पोजीशन में नहीं है मेरे ख्याल में। वो अभी तो सिर्फ उन्होंने नॉर्मल ताल्लुकात सारे मुल्कों से बनाने हैं, अभी तो बहुत काम उनके लिए बाकी है। अच्छा, मेरी लास्ट क्वेश्चन जल्द साहब, आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान में तो बहुत ही कम लोगों को इसका अदराक होगा, ये याद होगा कि 1975 में, अप्रैल 1975 में फॉल ऑफ साइगॉन, जिसकी तस्वीरें दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टरों से लटक टटक के लोग वहां से निकले, उसके चंद बरस के अंदर अंदर वियतनाम और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए। इतने बेहतर हो गए कि वो चीन जो वियतनाम के साथ खड़ा होकर लड़ा था अमेरिका के खिलाफ, जिसने 38 पैरेलल के पीछे कहा था कि अमेरिकन फोर्सेस बॉम्बिंग नहीं कर सकती, उस चीन को फौजकशी करनी पड़ी वियतनाम के खिलाफ 1979 में। तो क्या इस पे आप मुझे अपना तबसरा देंगे? देख, उस वक्त के और आज के जो स्ट्रेटेजिक मामलात है बहुत बदल गए हैं। एक तो यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शुड ब्रेस अप फॉर ट्रबल। ये रीजन को स्टेबल नहीं होने देंगे, ये वेस्ट है हमारा, खासतौर पे अमेरिका, क्योंकि अगर ये, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, अगर ये स्टेबल हो जाता है रीजन तो ये सही डिफीट होगी उसकी। उसके बाद तो फिर ईस्ट का जो चाइना यहाँ पर है, रशिया यहाँ पर है, सर्टन एशियन रिपब्लिक्स यहाँ पर हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं अफगानिस्तान के डेवलप होने के, अमेरिका के लिए फिर इनको जरूरत रहेगी नहीं। अमेरिकन प्रॉक्सी बनना या अमेरिकन के साथ लाना इनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, ताल्लुकात जैसे हम सब कह रहे हैं, एजाज साहब भी कह रहे हैं, जायद साहब भी कह रहे हैं, वो ट्रेडिशनली ताल्लुकात रखेंगे इनके, और ये ट्रेडिशनली अफगान का ये रहा है, अदर देन पाकिस्तान करीबन सबके साथ ही ताल्लुकात उनके ठीक रहे हैं, तो अब भी वो ये रखेंगे। तो अब उम्मीद ये है कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात थे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता किसी स्टेज पर भी कि इस रीजन को स्टेबल होने दिया जाएगा, क्योंकि दैट आई थिंक इज अ रियल डिफीट ऑफ द वेस्ट इफ दैट वर टू हैपन। नहीं, स्टेबल नहीं होने दिया। अगर ये ताल्लुकात रखे अमेरिका के साथ अच्छे, फिर भी नहीं स्टेबल होने दिया जाएगा। अगर ये उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, उनकी बातें माने, फिर भी नहीं स्टेबल होने देंगे। देखिए पाकिस्तान के देखिए पाकिस्तान तो उनके साथ जंग में शरीक था पोस्ट 9/11, तो जितने टेररिस्ट पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ है उसके बाद से, आपका क्या हाल है कि नेटो की मौजूदगी में उनके सारा कुछ फिरते हुए, वो जमीन पर चलते हुए कीड़े तो देख सकते थे। यू थिंक दे डिडंट नो कि ये जो टीटीपी यहां से ऑपरेट कर रही है, उनको कवर नहीं था ये तोरा बोरा को सडनली दाइश को कैसे पकड़ा दिया गया? ये क्या वजह थी कि पाकिस्तान जब गया है नॉर्थ वजीस्तान में, अमेरिकन ने उस तरफ से ब्लॉक नहीं किया, दे अलाउड ऑल ऑफ देम टू रन अवे टू दैट साइड। इससे पहले भी यही होता रहा। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ये इतना अमेरिकन की जो डबल गेम्स है वो खेलते हैं वो, और कई दफ़ा तो डबल से ट्रिपल गेम्स खेलते हैं, और वो गेम जो खेलते रहेंगे, क्योंकि इस रीजन को उनका स्टेबल होना, मेरा अपना हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया एंड दैट इज व्हाट वरीज मी फ्रैंकली। जो चीज़ आपको लग रही है कि स्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। वक्त हमारा खत्म हो गया। मेरे तीनों मेहमानों का, जनरल साहब का, एजाज चौधरी साहब का, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, और जाहिद हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन, ये बहस ये आपने देखी, और इसका कंक्लूजन इसी में है कि अभी भी चीज़ें जो है वो गैर यकीनी का शिकार हैं, और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है नहीं कि अफगानिस्तान को, और हिंदुस्तान के भी नहीं है कि अफगानिस्तान को स्टेबल होने दिया जाए। अब देखना है कि किस तरह से अफगान तालिबान अपने आप को कंडक्ट कर पाते हैं और एक गवर्न कर पाते हैं इस मुल्क को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।